नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में 370 हटने के बाद से शांति, निवेश और पर्यटकों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का विकास इस समय हो रहा है, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था वहां अब बनी है, इससे वहां पर्यटन भी बढ़ा है। जन कल्याण की योजनाओं का लाभ वहां के लोगों तक पहुंचाने में जम्मू कश्मीर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा करने के अलावा तीनों कृषि कानूनों पर भी गृह मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से आयोजित MSME कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना भारत सरकार का प्राथमिक एजेंडा है, ताकि भारत आने वाले समय में कुल आयातक की बजाय कुल निर्यातक बन सके। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत जल्द ही निर्यातक देशों की सूची में नंबर 1 पर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य को हासिल करना है। राजनाथ सिंह ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा, MSME हमारे डिफेंस सेक्टर में पहले से एक अहम भूमिका निभा रही है। इस तरह के कार्यक्रम से रक्षा क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, कुछ सदस्यों के साथ शुरू हुआ SIDM परिवार आज 500 सदस्यों का आंकड़ा पार कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपनी कर्मस्थली गोरखपुर में अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया। गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने प्रातःकालीन दिनचर्या पूजा तथा गौसेवा के बाद अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने के बाद इसके रथ को भी रवाना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से अखंड ज्योति रथ को रवाना किया। उन्होंने इस दौरान रथ में दीप प्रज्वलित किया। गोरखनाथ मंदिर से रवाना होने वाला ये अखंड ज्योति रथ शोभा यात्रा में शामिल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में फरियादियों से बात की, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस और राजस्व से जुड़ी शिकायतों की संख्या अधिक रही। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह आज से शुरू हो गया है। समारोह का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हो गया, जिसमें 8,000 विद्यार्थी एवं 2,000 शिक्षक कर्मचारी शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और अध्यक्षता मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। गुरुवार को समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने में अलग अलग समितियों के लोग जुटे रहे। मुख्य अतिथि ने MP इंटर कॉलेज के मैदान से शोभा यात्रा को सलामी देकर रवाना किया। शोभा यात्रा दिग्विजय नाथ PG कॉलेज के मुख्य द्वार से वीर बहादुर सिंह तिराहे से होते हुए मुख्य पोस्ट ऑफिस, गणेश चौराहा, वहां से गोलघर होते हुए कचहरी चौराहा, जिला परिषद के रास्ते स्वर्ण जयंती द्वार से पुनः MP इंटर कॉलेज के परिसर में पहुंचकर समाप्त होगी। उद्घाटन समारोह के पूर्व सुबह 7 बजे गोरखनाथ मंदिर से अखंड ज्योति के साथ शोभा यात्रा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के परिसर में पहुंची। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं व विकास के बजाय मुफ्त में दान करने वाली घोषणाओं पर व्यापक बहस की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा में प्रतिवर्ष 100 दिन की कार्यवाही पर जोर दिया। कहा कि जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो सदन में 100 दिन की कार्यवाही की मांग करती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही पार्टियां इस बात को भूल जाती हैं। उन्होंने संसद के साथ ही विधानसभाओं में भी प्रतिवर्ष 90 दिन की कार्यवाही पर जोर दिया। शनिवार को राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 वर्ष पूरे होने पर संसद के सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारों को खर्चे को सावधानी पूर्वक संतुलित करना चाहिए, जिससे अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं समान रूप से लागू की जा सके। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकारों का एक सबसे बड़ा दायित्व है, इसलिए व्यापक बहस की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में विकास की वजह से श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। इस शताब्दी की शुरुआत में अटल जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद
10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दुगनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। जननायक टंटिया मामा स्मृति समारोह का मुख्य कार्यक्रम इंदौर के नेहरू स्टेडियम में हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल इंदौर आ गए हैं। राज्यपाल ने क्रांति सूर्य जननायक टांटिया भील स्मारक स्थल पाताल पानी का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक संकुल का अनावरण किया। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह बोले कि कांग्रेस ने टांटिया मामा को भुला दिया। कांग्रेस अपने 50 साल के कार्यकाल में आदिवासी मंत्रालय भी नहीं दे सकी। ये काम अटल जी की सरकार में हुआ। उन्होंने मंच से पेसा कानून लागू करने की घोषणा की। पेसा एक्ट लागू होने के बाद अब स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। इनमें जमीन, खनिज, संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार भी शामिल है। साथ ही ग्राम सभाओं को जनजातीय समाज की सामाजिक न्याय और धार्मिक व्यवस्था के लिए भी काम करने का अधिकार मिल सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्व सूचना निदेशालय के अधिकारियों से प्रत्येक मामले को तेजी से तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे हम तस्करी जैसे आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगा सकेंगे। सीतारमण ने शनिवार को DRI के 64वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम तेजी से काम करेंगे तो इस तरह के लोगों पर अंकुश लगा सकेंगे जो ऐसी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। सीतारमण ने क्षमता निर्माण पर जोर दिया ताकि अधिकारी तेजी से खुफिया जानकारी हासिल कर समय पर कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि DRI जैसी एजेंसियां अपने अनुभव के आधार पर वे तरीके तय कर सकती हैं जिनके जरिए इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोका जा सकता है। उन्होंने DRI को देश में डंप की जाने वाली जहरीले कचरे के संबंध में सतर्क रहने को भी कहा। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में भी पैर पसारता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन का तीसरा मामला पाया गया है। गुजरात में एक 72 साल के बुजुर्ग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। वो जिम्बाब्वे से लौटे थे। गुजरात के जामनगर में ये पहला ओमिक्रॉन का मामला है। इससे पहले कर्नाटक में 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए थे। इन दोनों की उम्र 66 साल और 46 साल थी। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट 38 देशों में दस्तक दे चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि अभी तक इसके संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई है। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन कितना ज्यादा संक्रामक है और ये कितना गंभीर रूप से बीमार करता है और इस पर मौजूदा वैक्सीन का असर होगा या नहीं, ये पता चलने में अभी हफ्तों का समय लग सकता है। पद्मश्री से सम्मानित अभिनेत्री कंगना रनौत शनिवार को मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंची। दर्शन के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कंगना ने कहा 2022 के चुनाव में वो राष्ट्रवादियों के लिए प्रचार करेंगी। कंगना ने कहा कि उनके बयान से तकलीफ उन लोगों को ज्यादा होती है जिनके दिल में चोर है, जो सच्चे हैं, जो बहादुर हैं और राष्ट्रभक्त हैं, उनको मेरी बात सही लगती है। पंजाब में किसानों के द्वारा रोके जाने पर माफी मांगने के सवाल पर कहा कि उन्होंने माफी कभी नहीं मांगी। मैं क्यों माफी मांगू? मैं खुद चंडीगढ़ में पड़ी हुई हूँ। हिमाचल, पंजाब के लोगों में प्रेम है। आप लोग ऐसी बातें ना फैलाइए।